नमस्कार। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुसया साहू आपको यह अवगत करवाना चाहती हूँ कि आज के हमारे कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं वे कवि, समाज कार्यकर्ता श्री गोविंद गुप्ता जी हैं। गोविंद गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के उपनगर मोहम्मदी के निवासी हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोकप्रिय व्यक्तित्व व देश विदेश में इनकी लिखी पढ़ी कविताओं की सराहना होती है। बहुत सी देश व विदेश की संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। श्री गुप्ता पिछले 3 वर्षों में ऑनलाइन 15 विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रम साहित्यिक में शामिल होने के उत्तर प्रदेश के पहले कवि हैं। श्री गुप्ता की बहुचर्चित रचना राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका तृप्ति शाक्या द्वारा स्वर व संगीत बाध्य किया गया है, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने अभी तक 1000 से अधिक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें 5 पुस्तक व 10 संयुक्त संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। सैकड़ों ऑनलाइन ऑफलाइन सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। वे कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद के संस्थापक हैं। बेटियां मंच व सोशल संदेश पटल के अध्यक्ष हैं, जिनके माध्यम से नए पुराने कवियों लेखकों को ऑनलाइन मंच मिलते हैं। इन्होंने नवोदित कवियों के सम्मान हेतु अपने नगर में केतकी व गोमती साहित्य रत्न देने की शुरुआत की है। इनकी विशेषता है कि इनका सामाजिक जीवन भी सबसे अलग है। इन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में सामूहिक विवाह का आयोजन किया था और अपनी बहन सहित 29 कन्याओं का विवाह करवाया था, जो 15 दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा और 700 कन्याओं की शादियां हुईं। अब उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इस कार्य पर ध्यान दे रही है। तो इन्होंने सामाजिक कार्य हमेशा किया है और करते रहेंगे और जन सहयोग इन्हें बखूबी मिलता रहा है। तो आइए हम मिलते हैं अपने मेहमान श्री गोविंद गुप्ता जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार प्रणाम। प्रणाम। गुप्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, तो हम ये आपके बचपन की कुछ बातें जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आपको भी, और जो हम लोगों हमें दोनों लोगों को देख रहे हैं उन सब लोगों को मेरा प्रणाम है। उत्तर प्रदेश वैसे तो भगवान राम की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, और भगवान भोलेनाथ का काशी में मंदिर है। साथ ही साथ जो ग्रामीण अंचल हैं वो बहुत ही पिछड़े हैं, और उन्हीं पिछड़े जनपदों में एक जनपद का नाम आता है लखीमपुर खीरी, और उसकी भी जो सबसे पिछड़ी तहसील हम कह सकते हैं वो मोहम्मदी है। उस मोहम्मदी तहसील में चूंकि वो तहसील मुख्यालय है और कस्बा भी है वहाँ पे, यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी थी वो शिक्षा की थी। ना कोई उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, ना शिक्षा की कोई उच्च व्यवस्था है उच्च शिक्षा की। तो जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो प्राथमिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई मेरी, और हाई स्कूल तक होने के बाद जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, चूंकि मैं परिवार में सबसे बड़ा था और पिताजी की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो हम लोगों को आगे पढ़ा पाते, तो हाई स्कूल की भी जो मेरी शिक्षा थी वो भी थोड़ी सी अधूरी ही रह गई। लेकिन जैसा कि ईश्वर को मंजूर था वैसा ही हुआ। उस शिक्षा के बाद भी साहित्य के प्रति एक रुझान था, क्योंकि मेरी माँ हमेशा एक डायरी उनके पास होती थी, आज वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन एक डायरी उनके पास होती थी उनके पास, और रेडियो पर भी जो गीत आते थे, जो भजन आते थे, जो कहते हैं कि जो महिलाओं को पसंद हो, उन सबको वो अपनी डायरी पे लिख लिया करती थी। उनके इतना चाव था कि वो रेडियो पर गाए हुए गानों को भी अपना लिख लिया करती थी। तो उनसे ही थोड़ी प्रेरणा मिलती थी, और उसी तरीके से मेरी भी एक डायरी थी, मैं भी लिखना कभी कभी लिख दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा छूटी। शिक्षा छूटने के बाद फिर एक बहन थी हमारी, और उस बहन की क्योंकि बड़ी हुई तो इकलौती इकलौती बहन थी 4 भाइयों में, उसकी शादी की चिंता होने लगी। तो चिंता वो भी फिर हम सब लोगों ने एक, जैसा कि अभी आगे आपको पता चलेगा कि एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था। तो उसमें जो पहला कार्यक्रम हमने किया था, उस पहले कार्यक्रम में ही अपनी बहन की भी शादी वहाँ पे की थी। अच्छा।
तो उस शादी के बाद ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था और इस तरीके से जीवन धीरे-धीरे संकट और खुशियों के बीच चलता रहा यूँ ही, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना जीवन है। ये पढ़ाई आपने कंटिन्यू की या नहीं की? उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो सकी, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ थीं और वो ज़िम्मेदारियों के मध्य उन ज़िम्मेदारियों को निभाता रहा हाँ, और धीरे-धीरे अरे सोशल वर्किंग में और राजनीति में भी थोड़ा-सा हिस्सा लिया, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि आज के समय पर हम जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर किन लोगों की आवश्यकता है, वो सब लोग जानते हैं। तो मुख्य व्यवसाय क्या है गुप्ता जी? मुख्य रूप से व्यवसाय में तो मेरा एक छोटा-सा होटल है, रेस्टोरेंट है और पिताजी, भाई और मैं संयुक्त रूप से उसको देखता हूँ अच्छा। और सभी लोग अभी संयुक्त परिवार में ही हैं, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन उस परिवार में भी एक परिवार है, तो इस कारण से कभी-कभी होता है एक सगा और सौतेला वाला जो होता है रिश्ता, उस रिश्ते की जो हमने फ़िल्में देखी हैं, वो कहीं न कहीं पे जीवन में मैंने भी देखी हैं और उसी कारणवश जो हमारा एक छोटा-सा परिवार है, उसको साथ लेकर चलने का प्रयास है कि आज के इस युग में अगर हम जितना भी साथ चल पाएँ, उतना चलना चाहिए सामूहिक रूप से अपने परिवार में। बिल्कुल। बड़ा हूँ, तो बड़ा होने के नाते एक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि मुझसे कोई गलती ना हो, कि मेरे कारण से लोग अलग हुए, वैसा कभी ना आए। लेकिन मैंने देखा है कि जो बड़े होते हैं उनको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है अपने परिवार को बिल्कुल। इकट्ठा करते करते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि आप अभी भी उन सारी चीजों को मानते हैं कि संयुक्त परिवार में रहना, क्योंकि संयुक्त परिवार में ही जो संस्कार डेवलप हो पाते हैं बच्चों में, वो एकल परिवार में नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। संयुक्त परिवार का एक लाभ ये भी है कि बाई चांस अगर आपके घर में कोई बीमार है या आपको कहीं रिलेशन में जाना है या आपको कहीं घूमने जाना है, तो वहाँ पर भी आपको इस संयुक्त परिवार में ही वो लाभ मिल सकता है, अन्यथा वो लाभ नहीं मिलने वाला है। जी जी। तो कविताओं के साथ साथ आप गीतों की रचना भी करते हैं, जैसा कि जी। आपने बताया है अपने परिचय में। तो राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे, ये गीत आपने लिखा और काफी चर्चित भी रहा। तो हम सभी जानना चाहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका था तब आपने ये गीत लिखा या उसके पहले लिखा था? इस बारे में आप कुछ बताइए। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ ईश्वर जी, जी। कि जिस दिन भगवान के मंदिर का शिलान्यास होना था, हम्म। उससे ठीक 1 हफ्ते पहले टीवी पर विभिन्न प्रकार से जो दृश्य थे वो दिखाए जाते थे कि आज इस नदी का जल वहाँ आ रहा है, आज हम्म। वहाँ से मिट्टी आ रही है, सारी नदियों का जल आ रहा, सारे समुद्रों का जल आ रहा। हम्म। तो यही सोचते-सोचते मैंने 1 हफ्ते पहले 5 अगस्त को शिलान्यास था, उससे पहले मैंने उस रचना को लिखा हम्म। और उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। हम्म। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ था भारत में तो यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन थे, सारे-सारे जो बड़े-बड़े हमारे गायक थे, सिंगर थे, हम्म। कवि थे, साहित्यकार थे, सब ऑनलाइन थे। सबके मंच खुले हुए थे कि कोई भी आए वहाँ कोई भी जाए। तो हम्म। एक परिचय इसी दौरान ही बढ़ा भी, जैसे कि हम लोग आपके साथ हम्म। हैं या अन्य लोगों के साथ इतने हम्म। कार्यक्रम हुए हैं, सबका हम्म। परिचय लॉकडाउन के बाद ही मेरा अंदाज़ा सब लोग आपस में मिले। जी जी वहीं जी। पर रचना को जब लिखा और एक मेरा मित्र था हम्म। उसने उसको एक वीडियो एल्बम के रूप में बनाया और वो एल्बम डाल दी उन्होंने, हम्म। फेसबुक पे पोस्ट की, तो मैं वैसा सिंगिंग नहीं कर पाता था। हम्म। लेकिन उसके शब्द जो थे वो शिलान्यास वाले दिन जो घटना घटनी थी, उससे रिलेटेड थे कि क्या-क्या आया है, क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे मंदिर बनेगा। हम्म। तो जब ये रचना मैंने एक पोस्ट के रूप में भी डाली थी और ऑडियो वीडियो के भी रूप में डाली। तो हमारी जो प्रयागराज की एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, हम्म। आप जानती भी होंगी तृप्ति शाक्या जी। हम्म। तो तृप्ति शाक्य जी के भजन पूरे विश्व में भगवान कृष्ण से रिलेटेड हैं और भी हैं। भजन सिंगर के रूप में वो प्रसिद्धि उनकी ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे मैसेंजर पे मैसेज किया कि इस रचना को मैं एल्बम बनाना चाहती हूँ, क्या आपकी स्वीकृति मिलेगी? हम्म। मैंने कहा इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि अगर मेरी रचना को इतना बड़ा सिंगर अपने मुँह से गाएगा, हम्म। एल्बम बनाएगा। तो हम्म। उन्होंने उस रचना को लिया और ठीक 5 अगस्त को जिस दिन शिलान्यास था, उस दिन मैं तो टीवी पे नहीं था, लेकिन हम्म। मेरे प्रतिनिधि के रूप में या मेरी प्रतिनिधि के रूप में मेरी रचना और हम्म। वो रचना तृप्ति शाक्य जी के मुख से टेलीविज़न के हर चैनल पे वही रचना क्या प्रस्तुत की बात गई, है, जो मैंने क्या लिखी। बात है। तो 5 अगस्त का दिन मुझे आज हमेशा याद रहेगा। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है गुप्ता जी कि मतलब आपने जो शब्द लिखे और वो भविष्य में सिद्ध हुए।
ये बहुत ही सिद्ध जी, और उस के सपने साथ का कहा सबसे गया बड़ी है खूबी कि ये है। डिवाइन किसी को सर चुनता है कि जो भविष्य में होने वाला है वो आपको बता दे पहले से, भले ही उसका आभास आपको ना हो कि जी, मतलब मुझे कुछ मैं जो लिख रहा हूँ वो सत्य होगा, लेकिन ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों के साथ होता है और आपके साथ ये घटना घटी। उस रचना का जो सबसे बड़ा ये है कि उसको चाहे जितने वर्ष के बाद अगर कोई बच्चा भी कभी देखेगा, कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, ऐसा हुआ था उस दिन, जिस दिन शिलान्यास हुआ था, उस दिन ये हुआ था। हुँ, लोग हिस्सा नहीं ले पाए थे। हुँ, तो मैं निवेदन भी करूँगा कि यदि आप यूट्यूब पे हैं, हुँ, तो हुँ। यूट्यूब पे आप राम जी का मंदिर बनेगा धीरे-धीरे जिस समय भी आप डालेंगे तो सबसे ऊपर वो रचना आ जाती है। अच्छा। और तृप्ति शक्ति के ऑफ़िशियल पेज पे है हुँ, और बहुत सुंदर सा भजन उन्होंने गाया है। जी। इसको छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो डीजे पे लगाकर खूब डांस करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अगर हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसे डाल देंगे, उस लिंक को डाल देंगे, ताकि अगर किसी को जी, देखना हो तो वो उसे वहाँ मिल जाए। जी, बिल्कुल। बड़ा बहुत-बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा मतलब बहुत ही टच करने वाली ये बात थी जो आपने बताई कि वही सेम हुँ, घटना घटी उस समय। तो चलते हैं हम आप दूसरे प्रश्न की ओर। जैसा कि आपने बताया कि आप कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद के संस्थापक हैं। तो इस पटल द्वारा आप किस प्रकार साहित्य की सेवा करते हैं? थोड़ा विस्तार से हमें बताइए इसके बारे में। तो सर जी कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद का मेरा गठन का उद्देश्य मात्र इतना रहा हुँ, हुँ। कि ऑनलाइन आने के बाद मुझे बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ दिखाई पड़ी सामाजिक इसके साहित्यिक क्षेत्र में भी कि बहुत से लोग हुँ, हुँ। छिपा हुआ व्यापार कर रहे हैं। हुँ, वो छिपा हुआ व्यापार क्या है कि आपको एक ऑफर दिया जाता है कि आप को फला अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड के बाद आपको एक वीडियो एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए और आदमी बड़ा खुशी उसका मतलब जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करता है और हुँ, वहां जाने के बाद उसको शर्तें दी जाती हैं कि आपको इतना पेमेंट करना है, इतना आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये सारी सारी शर्तें वहां पर पीछे बैकग्राउंड में होती हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। जब बैकग्राउंड की शर्तें होती हैं तो एक सामान्य सा नागरिक जो बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेता है कि एक गर्वित होता है कि मेरा नाम फलां अवार्ड के लिए चयनित हुआ है हुँ, हुँ, और हुँ। जब वहां जाता है तो उसे निराशा लगती है कि ये मेरे साथ भी हुआ। हुँ, मुझे हुँ, भी बहुत से ऑफर आए लेकिन मैंने जब उसको अप्लाई किया तो वहां पे हर जगह फीस की वो डिमांड आई। तो हुँ, मैंने हुँ, कहा कि मैं उन जगहों का कोई अवार्ड लेना पसंद नहीं करूंगा कि जहां पर मुझे फीस देकर जाना पड़े। हुँ, हुँ। तो ये तो अवार्ड इन खरीदने सब वाली बात हो गई कि जी जी आप तो इन चयनित सब नहीं चीजों को किए जा देखते रहे हैं, हुए आपका मतलब आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये तो अवार्ड बेचने वाली बात हो गई और ये बहुत ही गलत बात है। वो काम इससे में नहीं लोगों का होता। भरोसा उठ वो जाता है और फिर एक हाँ, तो फिर कैसे मतलब आप जब आपने ये खत्म करने की कोशिश की, तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाए? उसमें जब मैंने ये देखा कि इस तरीके से जो हमारे नवोदित प्रतिभावान जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, हुँ, कवित्रियाँ हैं जो अपने परिवार से एक तरीके से अगर आप देखें तो ये अलग विषय हो जाता है कि यदि कवित्री कोई है, कवि तो कोई भी बन सकता है और कहीं भी जा सकता है, लेकिन कवित्री बनना एक आज के युग में बहुत कठिन है। हुँ, क्योंकि एक तरफ वो मंचीय कवि सम्मेलन होते हैं जहाँ पर एक श्रोता तो कमेंट्स करता ही करता है, लेकिन जहाँ पर एक संचालक एक कवित्री के बीच के जो संवाद होते हैं वो बहुत ही गलत होते हैं और उन संवादों को जब परिवार के लोग देते हैं तो उनका शर्म से सर झुक जाता है, इसलिए वो कवित्री के रूप में किसी भी अपने परिवार के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए। हुँ, 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 और ऐसे में हम सभी लोगों का दायित्व बन जाता है कि जो साहित्य का नाम एक माँ सरस्वती की पुत्री के रूप में एक हम कहते हैं कि अगर बिटिया है तो उसको माँ सरस्वती की पुत्री कहा जाता है और हम लोगों को पुत्र कहा जाता है और जी। वहां पर अगर इस तरीके की चीजें हैं तो हमें सेवा के रूप में सामने आना चाहिए और ऐसी कुरीतियों का हमेशा विरोध करना चाहिए। और मैंने हमेशा किया भी है, इसका मुझे नतीजा भी मिला कि मंचीय इस कवियों में जब कभी भी मंच की बात आती है तो मुझे नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है? वो इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि कहीं मंच से ही इस चीज़ की आलोचना ना करने लगे। लेकिन सत्यता के साथ चलना मेरा ये उद्देश्य है। मैंने ना तो सम्मान के मारे में कभी लालच आया कि नहीं पैसा देके मुझे सम्मान लेना है हुँ, और हुँ, ना ही मैं इस क्षेत्र में भी जब आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने अपने मोहम्मदी इलाके में यहाँ पे केतकी का फूल खिलता है। हुँ, हुँ, जो हुँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं खिलता है, उसे गूगल पे लोग सर्च कर सकते हैं, केतकी का फूल कहाँ खिलता है। वो हुँ। आपको इस मोहम्मदी कस्बा जो हमारे यहाँ का है, यूपी का, यहाँ पर खिलता है। ये विकिपीडिया पे भी पता चलेगा, गूगल पे भी पता जी, चलेगा। जी, जी। और उस फूल के नाम पे
मैंने गोमती केतकी साहित्य अवार्ड रखा। और पड़ोस से ही हमारे यहाँ 5 किलोमीटर दूर गोमती नदी निकलती है, जिसे आदि गंगा का नाम दिया गया है, बहुत पूजनीय नदी है। जी। उस नदी के नाम पे मैंने गोमती अवार्ड रखा। अवार्ड तो इन रखा। दोनों अवार्डों को निशुल्क फेसबुक से ही हम लोग चयन करते हैं कि किसकी प्रतिभा कितनी अच्छी है। साथ में कुछ एडिशनल प्रतिभा भी उसके अंदर अगर है, तो वो एक हमारी टीम है, वो साल भर इसी चीज का रिसर्च करती है और उसके बाद उन प्रतिभाओं को सामने लाती है। उन्हें ऑफर दिया जाता है कि भाई आपको सम्मानित किया जाएगा, इस क्षेत्र में आपको आना है। और खुशी खुशी पिछले वर्ष हम लोगों ने 11 लोगों को सम्मानित किया था, और यहाँ से जाने के बाद मुझे खुशी है कि बहुत से चैनलों पे भी वो लोग दिख रहे हैं। और इस वर्ष भी ऐसे जिन किसी 11 लोगों एक व्यक्ति का आप नाम बताएं। आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारे चैनल पे देख रुचि रहे गुप्ता, एक तो उसमें से रुचि गुप्ता हैं, जिनको मैंने यहाँ पे केतकी रत्न दिया था, वो अभी शुमारू टीवी पे उनका कार्यक्रम हुआ। हैं। उसके बाद आपकी लखनऊ की हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। डेली कभी कभी ना कहते कहते बिल्कुल रोज नाम जिसका याद रहता है, तो कभी अचानक से हम भूल सकते हैं, लेकिन उसमें से 3 लोगों का लगभग शुमारू टीवी पे कार्यक्रम भी आया। और उसका नतीजा ये हुआ, लोग मुझसे फोन करके कहने लगे कि सर शुमारू टीवी जाने का क्या आपका कोई संबंध है। हमने कहा जब मैं नहीं गया तो फिर मैं किसी को कैसे भेज सकता हूँ। ये तो आपकी प्रतिभा है, तो आप प्रदर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इस बार 21 लोगों का चयन हम लोगों ने किया है, और 21 लोगों को 5 नवंबर को एक कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जिसमें कोशिश है कि हमारे जो आज तक के अभी अभी एडिटर बने हैं नए नए, हमारे पंकज शर्मा जी, मुख्य अतिथि के रूप में उनको मैंने बुलाया है। ईश्वर ने चाहा तो वो जरूर यहाँ उपस्थित होंगे, छोटी सी जगह पर। और भी अतिथि रहेंगे, उन सबके मध्य इन लोगों को सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके नए कार्य के लिए। आपने जो बहुत अच्छा शुरू किया है इसे, मतलब ऐसा होता है कि साहित्य जो है वो समाज का आईना है। तो साहित्य जी को आगे लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य हो जाता है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी कुरीतियां हैं, जैसे कि आपने कहा कि अवार्ड बिकते हैं, जो भरोसे को उठा देने वाले कार्य हैं, जिससे फिर दूसरे लोग भरोसा नहीं कर पाते। अगर एक बार भरोसा उठ जी गया तो फिर वो विश्वास नहीं कर पाते। और हम इससे जुड़े हुए हैं कि हमारी संस्कृति आगे जानी चाहिए, हमारी हिंदी भाषा आगे जानी चाहिए। तो इन कुरीतियों को हटाना बहुत जरूरी है समाज से। बिल्कुल और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए जो इस तरह का कार्य करते हैं कि हमें पैसे देकर अवार्ड देना है या पैसे से इससे पैसे कमाने हैं। क्योंकि ये पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु ये रास्ता चुनना मुझे बहुत ही गलत लगता है। प्रतिभा छिपाए नहीं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि साहित्य के क्षेत्र में क्या इस समय परिवर्तन हुआ है, कि अभी तक सिर्फ साहित्यिक लोग ही इस क्षेत्र में थे। आज जब देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में कोरोना काल के बाद हमारे नवोदित साहित्यकार आगे आए हैं, तो यहाँ पे एक लोगों को बिजनेस का एक मॉडल मिला है। अच्छा। और उसमें साहित्य के साथ साथ जो बिजनेस मॉडल के लोग हैं, वो लोग भी इस मैदान में आ चुके हैं। तो अब चाहे पुस्तक का प्रकाशन रहा हो, चाहे इस तरीके के अवार्ड फंक्शन रहे हो, तो उनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। वो मात्र साहित्य क्षेत्र में जो अभी नवोदित हैं, जिनको आगे बढ़ने की चाह है, वो सोचते हैं कि कुछ हमें अवार्ड मिल जाएंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे, मेरा नाम अखबार में निकलेगा। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है उन्हें मिले ना, उन्हें मिलते हैं ऐसे लोग, तभी वो लोग सफल भी हैं और वो कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो जब अवार्ड फंक्शन अपना करेंगे तो 4 लोगों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई सहयोग दीजिए, वो कहेंगे कि या भाई आप साहित्य का कार्य कर रहे हो, मैं सहयोग क्यों करूं, मुझे मेरा इससे क्या लेना देना। इन सब संघर्षों के बीच कहते हैं कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक बात कही है कि हम एक एक पैसा जोड़कर जो कार्य करते हैं, वो जनता के दिल से, सबके मन से होता है और वो सफल होता है। बिल्कुल सही बात। जरूरी नहीं है कि हमारा कोई फंक्शन कोई एक व्यक्ति उसको रिस्पॉन्स कर दे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के कार्य करते हैं, वो जी कार्य अधिक सफल होता है और जी उसकी मान्यता अधिक जी। और जिस पर डिवाइन की कृपा होती है, है। जी जो बिल्कुल काम हम सच्चाई से करते हैं और इसका जिसका उद्देश्य बहुत सच्चा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कृपा भी बरसती है। और ये जो सिर्फ पैसे बिल्कुल की बिल्कुल बात है, तो वो जहाँ से आता है वैसे ही चला भी जाता है। और ये अनुभव मेरे ख्याल से सभी लोगों को हुआ होगा। तो लोगों को बिल्कुल बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, संस्कृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना ही करें लोग, तो ज्यादा बेहतर बेटियां है। मंच, आपने तो बेटियां मंच की शुरुआत की और सोशल संदेश पटल के अध्यक्ष भी हैं आप। तो इन दोनों पटलों के निर्माण का स्रोत कहाँ से आपको मिला?
और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? बेटियां मंच के माध्यम से आप किस प्रकार बेटियों का उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं? आप हमें विस्तार से बताएं। मुस्फिया जी, ये मेरा एक वर्ष पहले, हम्म क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज और सोशल मीडिया पे मैंने एक जो कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद का गठन हुआ, इससे पहले एक ग्रुप बनाया था मैंने कहानियों के लिए। हम्म हम्म कहानियों के ग्रुप को उसको इतनी लोकप्रियता मिली मंच पे, वो 1 लाख की संख्या क्रॉस कर गया, हम्म सदस्य संख्या। हम्म कहानी पढ़ने वाले लोग भी वहां पर बहुत अधिक थे। तो हम्म इसको देखते हुए दिल्ली से एक हमारे आईटी विशेषज्ञ हैं जिनका बेटियां मंच चलता है, हम्म मुकेश पटेल जी, हम्म बिहार के रहने वाले हैं मूलतः। हम्म उन्होंने जब ये गतिविधि को देखा तो वो मोहम्मदी हमारे यहाँ कस्बे में आए और हमसे मिले आकर, और हमसे उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपका सहयोग चाहते हैं कि जो कहानी लिखते हैं उन लोगों को सिर्फ पटल पे वो कहानी लिखते हैं और उनकी कहानी लोग पढ़ते हैं, हम्म लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे एक ग्लोबल मंच दिया जाए और साथ ही साथ उनकी पहचान भी बने। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा मेरी वेबसाइट चलती है बेटियां के नाम से, और वहां पर हम साप्ताहिक प्रतियोगिता भी चलाते हैं जिनमें हम कुछ लोगों को इनाम भी देते हैं और साथ ही साथ उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती है। और वहां पे काफी संख्या में लोग उसको, लाखों की संख्या में लोग पढ़ते हैं। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो निस्वार्थ सेवा हो जाएगी कि मतलब कोई कहानी लिख रहा है तो उसकी कहानी को सही मंच मिल जाए। जी जी। तो मैंने सहर्ष इस निवेदन को स्वीकार किया और उस समय ये जो हमारी कहानी का ग्रुप और उनका बेटियां मंच, दोनों को हम लोगों ने एक कम। में एडजस्ट कर दिया। और उसको समायोजित करने के बाद उन्होंने ही मुझे वरिष्ठता के नाते अध्यक्ष बनाया। लेकिन वहां पे जाने के बाद एक बहुत बड़ी खूबी वहां दिखी कि वहां 99% जो है महिलाएं कहानियां लिखती हैं बेटियां मंच पे। और आज की तारीख में वहां से जिन लोगों ने कहानी लिखी और वहां से लोकप्रिय हुई, लोकप्रिय होने के बाद उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इंदौर और कानपुर, इन जगहों की बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने उस मंच से पढ़ा, उस मंच पे लिखा और उस मंच से आगे बढ़ी। तो ये बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी चीज तो मुझे वहां पे ये लगी कि एक वहां पे समाज सेवा और हो जाती है कि ज्यादातर वहां पे रिटायरमेंट किए हुए लोग होते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता है कि वो समाज से जुड़े रहें, क्योंकि उनके, अगर वो पैसे वाले हैं या बड़े घर से हैं तो बच्चे उनके बाहर जी अपने घरों में अकेले, जी। डिप्रेशन उनके आता रहता है। तो उन्हें एक मंच मिला कि इस मंच पे हम अगर कहानी लिखेंगे, तो उन्होंने उस पर कहानी लिखकर डाली। लिखने लिखने के बाद, डालने के बाद जो लोग उनसे जुड़े तो एक परिवार जैसा बन गया, लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी तो उन्हें अच्छा लगा। इससे एक परिवार बन गया और मैंने देखा कि मैंने मेरे ही मंच से कई लोग उस डिप्रेशन से दूर होते हुए दिखे और जो मुझे मिले भी और उन्होंने मुझे बधाई भी दी। ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत सी जो बुजुर्ग वहां पे महिलाएं हैं। तो चूंकि मेरा रिश्ता हमेशा बहन का रिश्ता रहा, मैंने बड़ी बहन के रूप में उन सबको स्वीकार किया और उन्होंने भी मुझे छोटे भाई के रूप में प्यार दिया। और वो आंखों से दिखता नहीं है उनको, लेकिन फिर भी मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास उनका, तो मतलब ये प्यार, ये मोहब्बत मुझे बेटियां मंच से ही मिली और मेरे अपने ग्रुप से मिली। तो मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता जी और आगे जो भी मुझसे हो सकेगा इस ग्रुप के लिए करता रहूंगा। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके आजकल ये जरूरी है कि हर हर तरह के लोगों को, मतलब चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, उन सभी को मंच की जरूरत है। वे जी अपनी बात जो उनके दिमाग में उग रही है वो कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं, और मंच न मिलने की वजह से वो चुप रहते हैं। मतलब वो लिख करके एक बुक में अपनी कविता या अपनी संवेदना बंद करके रख देते हैं, जो कि उनके लिए घातक है। जो उनके दिमाग में उग रहा है वो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। तो आप उन्हें मंच देते हैं, जो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं। और ये बहुत एक तरह का बहुत बड़ा समाज सेवा है, और लोगों के दिल की बिल्कुल। बात बाहर निकल कर आती है। क्योंकि आजकल मैंने ऐसे देखा है कि बुजुर्ग बहुत सताए हुए लगते हैं मुझे, उनके जी, बच्चे दूर हो आपने बोला जाते ना कि घरों में अकेले रहते हैं और अकेलापन ही हर बीमारी का कहते हैं कि घर बन जाता है। हैं, और बुढ़ापा तो अपने आप में एक बीमारी उनको जैसी परिवार में शामिल है। होना लगता है ऐसा कि कोई हमारी सराहना कर दे, कोई हमारे लिए चाहिए। कुछ जी कर दे या कहे। और बच्चे जो उनके नजदीक रहते हैं वो आजकल अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं, और व्यस्त उन्हें इन मोबाइल फोनों ने बना दिया है। जी वे संवेदना भूल गए हैं। मतलब जो आज का समय आ रहा है, उस समय ऐसे लगता है कि जो पहले के लोग हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जो लिखने का महत्व जानते हैं कि हम अपने आप में रहें और सोचें और उसे आगे बढ़ाएं,
उसे कहीं सुनाएं, तो उनके लिए ये मंच प्रदान करना, आप बहुत ही सेवा का कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये आपके लिए हमारी तरफ से सराहना है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे अब ये बताना चाहिए, अगले प्रश्न से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, कुछ एडिशनल, कि कभी आपने देखा होगा कि जब ट्रेन की यात्रा हम लोग करते थे, तो सामने वाला कोई परिचित होता था या नहीं परिचित होता था, लेकिन एक परिवार बन जाता था। हम लोग बातें करते करते जब ट्रेन से उतरते थे, तो बिल्कुल शायद उनको नमस्कार करके उतरते थे। बिल्कुल, वो एक प्रेम हमारा भाव सामान होता। उठा करके उतरवाते लेकिन थे, मतलब मदद करते थे हमारी। हाँ। इस मोबाइल के कारण ये हुआ है कि एकांकीपन हमारा बढ़ गया है। जितने भी उस डिब्बे में, कंपार्टमेंट में लोग होते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। यही परिवर्तन आया है समाज में भी, घरों में भी, हर जगह। बिल्कुल। तो ये इसका जो जो लोग जानते हैं उस आनंद को, कि हमारे पास बैठा हुआ व्यक्ति जब हमारे एक दिन में हमारे साथ इतना घुल मिल जाता है और जिसके साथ बात करने में इतना मजा आता है, तो वो मिस करते हैं इन चीजों को। अब जो बच्चे हैं वो इस आनंद को जानते ही नहीं है। वो नहीं जानते कि जानते ही नहीं। हाँ, वो बस ये चाहते, अच्छा ये हमसे बात क्यों करना चाहता है। वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि अगर कोई उनसे बात करने की कोशिश करे। जी, वो जी, सब। जी। हाँ, तो आजकल के बच्चे कहें या इंसान कहें कि मशीनों के साथ सहज हैं, परंतु इंसानों के साथ सहज नहीं है। तो इसे चाहे दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, परंतु ये वर्तमान है। तो बचपन है। जी। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं, प्रश्न करते हैं कि केतकी और गोमती साहित्य के बारे में आपने बताया, रत्न सम्मान देने जी। की आपने शुरुआत भी की, और इन सम्मानों के माध्यम से आप समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। वैसे आपने काफी कुछ बता भी दिया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपके मतलब किस भावना को लोगों के मन में जागृत करना चाहते हैं आप इस अवार्ड के माध्यम से। देखिए, मेरा उद्देश्य सबसे बड़ी चीज़ थी कि जैसे मैंने बताया कि एक पिछड़ा हुआ इलाका, अ, हम्म मोहम्मदी एक कस्बा है जिसको कोई नहीं जानता था। हम्म और जैसे कि मैंने बताया कि गूगल पे पढ़ा है, विकिपीडिया पे पढ़ा है, कोई केतकी को नहीं जानता है। हम्म। ऐसे ही बहुत से क्षेत्र हैं किसी जो गोमती को को नहीं जानते। जानते हैं लोग, उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कहानी है कि जी, शिव जी। जी कि शिव जी के ऊपर केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, तो हाँ, उस वो सेम। तो वो अब, सीखी थी हम लोगों ने। और अगर उसको, जब फूल को हम लोग देखें तो वो 1.5 फुट का फूल होता है। जी जी, बहुत और कुछ। जब किस समय वो खिलता है तो बहुत सुगंधित होता है। हम्म। तो हमको भी 2 फूल प्राप्त हुए, हम्म। लेकिन इसकी पहचान उजागर करना, जो हमारे अपने ही टाउन में इस फूल की पहचान उजागर करने में मेरा सबसे बड़ा योगदान है कि मैंने अच्छा उस अच्छा। चीज़ को सामने लाया, क्योंकि ये 3-4 की संख्या में फूल खिलते थे वहाँ पे, और हमेशा अधिकारियों को चले जाते थे गुप्त रूप से। हम्म लेकिन नेपाल में जिस समय भूकंप आया, हम्म उस भूकंप के दौरान जिलाधिकारी जी को देने के लिए हमारे चेयरमैन साहब जा रहे थे, तो भूकंप आया तो धरती हिल रही थी, तो गाड़ी ठीक मेरी दुकान के सामने रुकी चेयरमैन साहब की, और हम्म उस समय उन्होंने वो फूल मुझे भेंट किया। मैंने उसको फोटो खींच कर लोगों को सार्वजनिक कर दिया। मैंने कहा कि ये केतकी का फूल है, आप हम्म। सब लोग देख सकते हैं। उसके बाद से खैर सब लोग अब उसके जानने लगे हैं, अच्छा अच्छा। और ये सब तो अच्छा उसके लगता है नाम कि इन सब नाम से आपने एक अवार्ड रखा इतिहास है। की चीजों को हम सबके, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी इसीलिए ना। प्रदेश का जो प्रसिद्ध चीज है उसे मतलब आगे लेकर आना, ये हमारा कर्तव्य है, और आप इस कर्तव्य को भी निभा रहे हैं। गोविंद जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आप मुझे ये बताइए कि आपके द्वारा सामूहिक विवाह, आपने एक चर्चा की थी अभी कि आपने अपनी बहन का विवाह जो है वो सामूहिक विवाह के साथ में आयोजित किया। तो इस परियोजना की समाज में कितनी आवश्यकता है, आप मुझे इसके बारे देखिए सुप्रिया जी, जिस समय 1997 में मैंने पहला कार्यक्रम किया, तो उस समय समाज की दृष्टि में इस कार्यक्रम की कोई वैल्यूएशन नहीं थी। में। लेकिन जिसके लिए हमने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, उनके लिए उसकी बहुत बड़ी वैल्यूएशन थी। हम्म वैल्यूएशन ये है कि समाज की दृष्टि से तो हमने सामूहिक रूप से शादी की, हमने घर से शादी नहीं की। हम्म लेकिन जिसके पास धन नहीं था, जो लाखों रुपए नहीं खर्च कर सकता है, अगर एक ही डेकोरेशन में 10 शादियां हो जाती हैं, हम्म तो वहां पर उस परिवार को कितनी सहूलियत हुई होगी। हम्म जिस समय मैंने घोषणा की, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर किसी कस्बा स्तर पे होने वाला ये पहला आयोजन था। और हम्म उनमें भी यदि 22 साल की उम्र का कोई बच्चा जो स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का समय हो, और वहां पर वो सामूहिक विवाह जैसा आयोजन करने की ठान ले मेरे जैसा व्यक्ति, तो लोग उसकी मजाक बनाते थे। हम्म तो उस मजाक का भी मैंने उसको सहा, लोगों की गालियों को भी सहा। इसलिए सहा कि इतना बड़ा आयोजन इस कस्बे में ये करेंगे,
तो वो एक लोगों के लिए ये था कि ये असंभव चीज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उस समय मैंने 11 शादियों का टारगेट रखा, हुँ, वो हुँ। 11 पूरी हो गई। हुँ, हुँ। 11 के बाद फिर 21 पूरी हो गई और जिस दिन शादी थी, कार्यक्रम था, उस दिन 25 शादियों तक का टारगेट पहुँचने के बाद फिर 28 शादी संपन्न हुई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी वहाँ पे थे और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना था। हुँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं, समाज ही आगे बढ़कर मुझे मेरी ईमानदारी समझें या हुँ, मेरी लगन समझें या हुँ, जो भी समाज मेरे में देखता है, वो हमेशा सहयोग करता है और उस सहयोग के नाते ही हुँ। इतने बड़े-बड़े अपने इस छोटे आगे से बढ़ा कस्बे सकते में हैं। 17 सामूहिक विवाह और 700 शादियाँ इस छोटे से कस्बे से बेटियों की हुई और थोड़े बहुत तो केसेस चलते रहते हैं आपस में मनमुटाव के, लेकिन हुँ। शायद वो सभी सक्सेस रहे। क्या बात है! क्या बात है! बहुत बढ़िया ये कि 22 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा कार्य को अंजाम दिया, तो आपके सहयोगी कौन थे? कुछ आप इनके बारे में बता सकते हैं? अ, सबसे पहला तो ये था कि हमारा एक संगठन था उस समय चूँकि वैश्य समाज से मैं आता हूँ, तो वैश्य समाज का जो संगठन था, हुँ, तो जिला स्तर पे कार्यक्रम होते थे बड़े-बड़े शहरों में। हुँ, हुँ, एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं गया तो मैंने जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुशील चंद्र गुप्ता जी, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि सर, मैं चाहता हूँ कि मोहम्मदी में ये कार्यक्रम मैं करूँ, तो वहाँ जितने भी मीटिंग में लोग मौजूद थे, वो सब मज़ाक बनाने लगे कि छोटे-छोटे बच्चे हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं स्वीकृति देता हूँ, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या होगा? क्या सहयोग चाहिए? मैंने बस सहयोग इतना है कि हुँ, जो जिला की एक बंदिश है ना कि एक जिले में ही सहयोग की राशि आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसको आप थोड़ा-सा ढीला कर दीजिए। हुँ, मेहनत हम लोग कर लेंगे और जहाँ भी हमारे लोग हैं, वहाँ जाकर हम सहयोग ले आएँगे, लेकिन हुँ, हम कार्यक्रम कर लेंगे। हुँ, हुँ, तो इस बात पे सभी एग्री हुए और उन्होंने उस छूट को प्रदान किया और उसके बाद हम लोग जो कहते हैं बच्चों की टोली निकली और हुँ, उस टोली ने इतना बड़ा आयोजन करके हुँ, मोहम्मदी का नाम उस समय पूरे हिंदुस्तान में किया क्या कि बात! एक छोटा-सा कस्बा एक संकल्प के नाते इतना बड़ा आयोजन कर सकता है। बहुत जबकि बहुत वहाँ पर उस सामूहिक विवाह के लिए उस समय टेंट नहीं थे कि हुँ, इतने बड़े आयोजन को एक कोई टेंट वाला उसको निपटा सकता। तो वो टेंट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गोला गोकर्णनाथ है, जहाँ हुँ। भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ से टेंट का हम लोगों ने व्यवस्था की तब जाके वो कार्यक्रम हुआ। तो कहीं न कहीं डिवाइन का हाथ तो होता ही है, इतने बड़े-बड़े संकल्प आप बिल्कुल, वही कहते हैं मतलब भगवान कहता है कि संकल्प लो, फिर बाद में कार्य कैसे बिल्कुल। सफल करना है वो मुझ पर छोड़ दो। आप वो अपना उन पे कार्य छोड़ दीजिए आप। तो ये चीज़ बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। बात से बिल्कुल सिद्ध होती है। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उसमें राजनीति की जाती है। मैंने कहीं-कहीं ऐसा देखा है कि जब इस तरह के सामूहिक विवाह होते हैं, तो कुछ धनराशि जो है वो जोड़े को दी जाती है और उस धनराशि को पाने के लिए कुछ लोग विवाहित जोड़ों को भी बिठा के शादियाँ करवा देते हैं फिर से, ताकि उन्हें ये प्रश्न धनराशि मैं चाहता था कि ये प्रश्न आए, जी, क्योंकि आप ऐसे मंच से जस्ट प्रश्न ये पूछ रही हैं हाँ। कि शायद हमारा उत्तर जानने के बाद ही कोई इस पर विकल्प सोचे इस बात का, जी, कि जी, भारत की एक 2 तरह की व्यवस्था है जो हम लोग जानते हैं। जी। पहली व्यवस्था वो है जो सरकार है हुँ, और दूसरी व्यवस्था वो है जो जनता है। हुँ। सरकार के अंतर्गत अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सब आते हैं और जनता के अंतर्गत सिर्फ जनता आती है। जी, जी। इन दोनों लोगों के मध्य बीच में एक इतना बड़ा व्यवसाय है, जो हुँ, विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है, वो दलाली का व्यवसाय है। जी, जी, जी। और वो किसी की नज़र में नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर ऑथराइज़ नहीं है, वो कहीं लिखा-पढ़ी में नहीं है, ना जी, उनका कोई बिज़नेस किसी लिखा-पढ़ी में है। जी, जी। और वो दलाली का जो बिज़नेस है, वो फल-फूल रहा है, आज भी फल-फूल रहा है और उसका अंदर ही बहुत अंदर अरबों-खरबों आपसी सहयोग के द्वारा पैसे की लेन-देन यहाँ-वहाँ की जाती है। जी, नहीं उसमें एक तरीका है, उसमें तरीका ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने ठाना कि 35,000 रुपए की वो चेक देती है, जी, 10,000 रुपए का सामान देती है और 6,000 रुपए देती है वो व्यवस्था के लिए। जी, जी। तो अब वहाँ पे सब लोग उस धनराशि का जैसे 100 शादियाँ हुई तो 6 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। हुँ, अब उस 6 लाख रुपए में अगर 2.5 लाख रुपए ही खर्च हो रहे हैं, हुँ, तो हुँ, साढ़े जो बचे हुए पैसे हैं उनकी व्यवस्था तो कहीं न कहीं पे वो मिल-जुल के खत्म करना ही है उसको। हुँ, हुँ, साथ हुँ। ही साथ में जो जोड़ों के लिए जैसे आपने बताया कि विवाहित जोड़े बैठ जाते हैं, वहाँ पर कुछ बिरादरियों में ऐसा मैंने देखा है कि वहाँ पे शादी से पूर्व ही माँग भरने की परंपरा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो कहते हैं कि गोद भराई के बाद ही लड़कियाँ भरने लगती हैं माँगें। तो हुँ, वहाँ पर कुछ भ्रम की स्थिति तो ज़रूर उत्पन्न होती है, लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे कि अभी किसी जोड़े के बच्चे नहीं हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। कुछ ऐसे ग्राम के अधिकारी लोग होते हैं जो अपना कोटा पूरा करने के लिए हुँ, या जैसे-तैसे उसको बिठा देते हैं और उनमें जो 35,000 रुपए मिल रहे हैं, उनमें से भी वो अपना ऐसा मैंने खुद एक केस पकड़ा था।
हुँ, तो ये करते हैं। लेकिन हमारे लोगों के द्वारा जो प्राइवेट में कार्यक्रम हुए, हुँ, उनमें ऐसी कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी, चूँकि वहाँ नकद हम लोग नहीं देते थे, वहाँ पे सिर्फ़ उपहार दिया जाता था। हुँ, हुँ, और सरकारी कार्यक्रमों की कहते हैं लूट होती है, हुँ, और हुँ। इसमें यही जो थर्ड पार्टी है, ये हर कार्यक्रम में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का आवास हो, चाहे जी, वो प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएँ हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये सारी योजनाओं को डायरेक्ट कर देना चाहिए कि बिल्कुल, जब हमारे पास आधार है, हमारी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं, तो सीधा हमारा रजिस्ट्रेशन कराएँ और आप सीधे वहाँ से इलाज करें। ये बिल्कुल। बीच की व्यवस्थाएँ खत्म करनी चाहिए। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो पैसा खर्च बिल्कुल, होता है, उसको डायरेक्टली इस तरह से खर्च किया जाए ताकि वो सही जगह पर पहुँचे और बीच में इस तरह की बिल्कुल। धांधली ना की जाए। और यह लोगों को मतलब पैसा देखते ही लोगों का इस तरह का व्यवहार जो बन जाता है, ये बहुत गलत है। तो इस ईमानदारी को इसीलिए कैसे उनके अंदर जगाया कि जाए जिस ये समय समझ हम लोग कार्यक्रम करते थे जी, जिस समय हम लोग कार्यक्रम करते थे, उस समय लोगों में समाज में दान की एक वो होती थी, इच्छा होती थी। हुँ, लोग अच्छा समझते थे। हुँ, लेकिन आज जब इस तरीके की घटनाएँ देखने को मिलती हैं, एक कहीं-कहीं पायल लोहे की दे दी, ये सब करके, ये सब चीज़ें जो जो घटनाएँ सुनने में आती हैं, तो दान देने वाला व्यक्ति पीछे हटता है कि बिल्कुल, यार वहाँ तो लोग पैदा कर रहे हैं, हम बिल क्यों दान दें? बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके लिए जब तक हम प्राइवेट में हैं, तब तक तो हम अपनी गारंटी ले सकते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन किन्हीं सरकारी योजनाओं की गारंटी लेना हम लोगों के बस का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक सिम्पैथी के नाते, एक सामाजिक दायित्व के नाते हुँ, इन कार्यक्रमों में पहुँचकर, अगर निमंत्रण आता है, तो पहुँचकर व्यवस्था कराने में, निपटाने में, मतलब जो भी है, वो हुँ, उनका सहयोग करने का। क्योंकि जी, मेरा लोगों का उद्देश्य यही है कि चलिए, कुछ नहीं, अगर 100 लोग हैं, तो इनमें से अगर 80 लोगों का भी कल्याण हो रहा है, तो 20 लोग तो कहते हैं तालाब में एक मछली गंदी होती है, तो वो सब लोग हाँ। उसको गंदा कहने लगते हैं। लेकिन ये चलता है, तो तो हमारे चलता नैतिक रहेगा, मूल्य कब हैं, तक उनको चलेगा। लेकर चलना होगा। बच्चों को ये चीज़ें अभी जी, से बिल्कुल। सिखानी होंगी ताकि वो बड़े होते-होते जब वो समाज का कार्य करें और समाज कार्य करें तो ईमानदारी से करें। ये नहीं कि पैसा मैंने का आज चीज़ भी आया है, फंडिंग आई है तो बस हमें अब मतलब खाना है या हमें अपनी जेब भरनी है। ये चीज़ें जो हैं वो देश का नाम खराब करती हैं। लोगों मतलब यही सारी चीज़ें देख कर के तो लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पर क्या करना मतलब भरोसा भरोसा बनाना और उसे कायम रखना ये बहुत बड़ी बात है। अ, सबसे बड़ी चीज़ मैं एक कहना चाहूँगा अनसुया जी, एक तो भरोसे की बात हो जाती है, आपका प्रश्न भी हो सकता है कोई भी शेष हो। जो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि पूरे वर्ल्ड के लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, जो हमारा सनातन धर्म है, हुँ, हुँ। वास्तव में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। जी, जी। और वो व्यवस्था क्या है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने एक अर्थशास्त्र तैयार किया, हुँ, हुँ। और वो अर्थशास्त्र क्या था कि एक अगर जंगल में रहने वाला कोई व्यक्ति है, हुँ, हुँ। पहाड़ पे रहने वाला कोई व्यक्ति है, हुँ, तो हुँ। शायद भूखा ना रहे, उसे रोज़ी-रोटी मिल सके। ऐसी बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएँ सनातन में की गई, चाहे बाबा केदारनाथ का मंदिर रहा हो, जी। चाहे वैष्णो देवी रही हो, चाहे दूरस्थ पहाड़ियों पे अमरनाथ बाबा रहे हों। हुँ, हुँ। इन सब की कहानियों का लेखन, इनके महत्व को आगे लाना, हुँ, मेले, और हुँ, ये जो जगह-जगह गाँवों में स्थानीय देवताओं के रूप में या हुँ, मेलों का आयोजन, हुँ, ये त्योहारों का आयोजन, ये हुँ। सब कुछ जो होता है, ये सनातन परंपरा के अंतर्गत मात्र इतना है कि हमारी बूस्टर डोज़ है। जी, ये जी, व्यवसाय की बूस्टर डोज़ है। ये जी। हमारे लोगों तक रोज़गार पहुँचाने का, अन्न पहुँचाने का, उनके भरपेट, कहते हैं कि वो अगर कमाएँगे नहीं तो खाएँगे क्या? हुँ, तो हुँ। इन त्योहारों के माध्यम से छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम हर वर्ग तक पहुँच जाते हैं। ये हमारी सनातन रीति है। जी, जी, बिल्कुल तो सही कहा। सिर्फ़ एक धर्म नहीं है, हुँ, इसको लोग धर्म के रूप में ज़रूर बदनाम करते हैं, लेकिन इसकी जो परंपराएँ हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हैं, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हैं, ना वहाँ कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सबको रोज़ी-रोटी देने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो यही समाज कार्य है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए और जब वही कहते हैं कि भगवान की कृपा भी उन्हीं पर बरसती है, कि जो लोग इस तरह का ये रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो महात्मा, साधु, संत ये जो बिना निस्वार्थ भाव से जो तप करते थे, वो इसीलिए करते थे ताकि जो आम व्यक्ति है, वो भी जी। शांति से रह सके और अच्छी तरीके से रह सके और तो मतलब आपने कोई बहुत भी ही अच्छी भूखा ना बात सो बताई सके। कि सनातन धर्म को अगर कोई लेकर चलता है और खासकर हमारे भारतवासी, तो कहीं न कहीं पर भी बेईमानी करने जैसा कुछ है ही नहीं। है अगर ही नहीं, बिना कुछ नहीं। ये भी आप जीते हैं और पेट भरकर खाते हैं तो और इस धरती पर और आने के बाद और क्या चाहिए इंसान को? लेकिन वही है कि जब इंसान अपने नैतिक मूल्य भूल जाता है और लालच बुरी बला है, इस कुछ पर दिनों से वाला पहले एक चर्चा हो रही थी कि चींटा और चींटी इंसान के जब पैर में कहीं पर भी आ जाती हैं, तो काट लेती हैं।
जी। लेकिन फिर भी सनातन ने उन्हें आटा खिलाने का परंपरा डाली। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी। नाग हमारे कहते हैं कि सांप हमको डस लेता है, लेकिन फिर भी नाग पंचमी पर उनकी पूजा करने का एक सनातन ने क्यों सिखाया है? बिल्कुल, हम दुश्मन को यदि चैलेंज करेंगे, तो शायद हम कमज़ोर हो सकते हैं या वो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन समाप्ति तो दोनों तरफ से होगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, एक पक्ष नहीं, धीरे-धीरे आज हमने उनको मारा, कल उनके हमारे मारेंगे, कल परसों उनके हमारे मारेंगे, तो धीरे-धीरे हम लोग सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सही उस बात। सृष्टि को बचाने के लिए इन सब चीज़ों का निर्माण किया गया कि जी, भले ही हमारा कोई दुश्मन है, लेकिन जी। हमारी अंतिम कोशिश तक यही होना चाहिए कि हम उसे समझा सकें। कि लोग कहते हैं बिल्कुल, सनातन बिल्कुल सही को बात है। हम खत्म कर देंगे या सनातन डेंगू, मलेरिया है, बहुत से ऐसे प्रश्न आजकल राजनीतिक माहौल में उठना प्रारंभ हो गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि सनातन को अगर हम देखें हुँ, तो इसने हमको बहुत कुछ दिया है और शायद पशु, पक्षी, हुँ। चींटी तक के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएँ की गई। हुँ, हुँ, हुँ। जी। चींटी कभी-कभी ये किसी के लाभ के लिए तो नहीं होती है, हुँ। लेकिन जब वो चींटी निकलती है, तो कहते हैं लोग कि इनको आटा डाल दो, ये कुछ खा लेंगी और चली जाएँगी यहाँ से हुँ, और हुँ। वास्तविक रूप से जब हम डाल देते हैं, तो वो चली जाती हैं, अपना हुँ, भोजन लेने निकलती हुँ, हुँ। हैं। ऐसे ही हम लोग जब हैं नाग पंचमी की पूजा करते हैं, साँप किसी के लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये किसी का नुकसान ना करे। तो इस तरीके से हमारे समाज में, हमारे इस धर्म में कुछ भी हम कह सकते हैं, चाहे हम धर्म कह सकते हैं, हम परंपरा कह सकते हैं, हम सनातन अर्थशास्त्र कर सकते हैं। क्योंकि जो अर्थशास्त्र भारत का है, अगर यही अर्थशास्त्र पाकिस्तान के पास होता तो आज वो इतना कंगाल नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई बूस्टर डोज़ है ही नहीं। हमारे पास अगर 2 महीने सावन अभी हुआ और उस सावन में अगर 1 करोड़ लोगों ने भी भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई, तो अगर ₹1000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर हम खर्चा मान लें कि वो खर्चा करके आया है, तो आप समझ लीजिए कि ज़रा पा 1 करोड़ लोगों का और 1000 से गुणा कर दीजिए तो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था तैयार हो गई। तो ये हर महीने, हर 15 दिन में और प्रतिदिन व्रत के रूप में या पूजा के रूप में हमारे यहाँ पे ऐसी परंपराएँ बनाई गई जिससे कि हम बेलपत्री खरीदते हैं तो माली को भी रोज़गार मिलता है। हम मिठाई खरीदते हैं तो मिठाई वाले को रोज़गार मिलता है, अगरबत्ती, धूप-बत्ती वालों को भी रोज़गार मिलता है, सिंदूर बनाने वालों को भी रोज़गार मिलता है, लेकिन वहाँ ये देखा नहीं जाता कि इसे बना कौन रहा है, हुँ, हुँ। इसके पीछे कौन है? तो जी, रोज़गार सबको मिलता है और बिल्कुल। मुख्य रूप से हमारी सारी धार्मिक गतिविधियों का जो संचालन है, वो मात्र इसी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रूप देने के लिए है, ना बिल्कुल। कि अंधविश्वास बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे लगता है कि जो टिप्पणी करते हैं इस तरह से राजनीति में रह कर के कि सनातन उनका कुछ और मुद्दा है, उनका कुछ और उद्देश्य है। वो बिल्कुल, वो मतलब वही है कि डिमांड वोट अपने बोल में। बैंकिंग के लिए वो इस तरह की स्टेटमेंट पास करते हैं ताकि जो इस तरह के स्टेटमेंट लाइक करते हैं वो हमारे पक्ष में हो जाएँ। तो कहीं न कहीं जी, जी। वो मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म का। उन्होंने धर्म के बिल्कुल, किसी एक पुस्तक को भी नहीं पढ़ा होगा। वरना नहीं इस लोकतंत्र ये की जो राजतंत्र में यही है ना, लोकतंत्र में तुरंत लाभ उठाया जाता है और राजतंत्र में हम राजा के गुणों के आधार पे चयन करते हैं। और आप यहाँ पे गुण एक किनारे रह जाते हैं, लेकिन त्वरित जो विषय होता है, उस विषय को लोग बड़ा रूप दे देते हैं और उसके आधार पे वोट डिवाइड हो जाता है। लेकिन वो भी क्षणिक होता है। वो भले ही चाहते हैं कि हम मतलब छोटेपन मतलब उनका सिर्फ़ एक थोड़ा छोटा-सा क्षण आता है और पूरा समय, बिल्कुल, पूरा काल इस पर उनके ऊपर बेस नहीं है। वो जो चल रहा है नहीं, इतने है हज़ारों सालों से पूरी पृथ्वी चल एक रही है, कहावत पूरा है कि सूरज ब्रह्मांड पे चल हम रहा है। तो जी, जी, जो सूरज उसके ऊपर पे प्रकृति ढाल के कर लिए उसको ठंडा नहीं करते। जी, बिल्कुल, प्रकृति के लिए उतना ही महत्व जो वो चींटी को देती है, उतना ही महत्व वो इंसान को देती है। प्रकृति के लिए कोई भी अलग नहीं है। अलग जब नहीं। प्रकृति का प्रकोप आता है, तो इंसान भी चींटियों की भाँति ही मर जाता है। बिल्कुल, उसके रामायण में पास भी यही संदेश दिया बिल्कुल, गया है। भगवान राम की जो हाँ, उसके पास इतनी शक्ति है। भगवान राम और की भी रही जो बात ये कि धर्मों वाली बात की हर धर्म जो है वो एक व्यवस्था है। और ये धर्म व्यवस्था है। इसी रेनबो प्रकार होता है। रंगीन है उसमें जिस प्रकार 7 रंग होते हैं, जिस प्रकार तरह-तरह अलग-अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग-अलग रंग के, अलग-अलग सुगंध के। तो इसी तरह से धर्म भी जो है वो इतनी रंगीन धरती को रंगीन बनाने के लिए ये व्यवस्थाएँ अलग-अलग तरीके से बनाई गई हैं। जबकि सबका बिल जो माध्यम वही है, चाहे आप अघोरी हो, चाहे आप बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन हो, लेकिन आपका उद्देश्य वही है कि आपको अंत में पूरे इसी ब्रह्मांड में लीन हो जाना है। बस ये तरीका बिल्कुल, है बिल्कुल। कि आप जीते कैसे हैं, किस प्रकार आप इस चीज़ को जीते हैं। तो यही लोगों की समझ है। मैं तो ये कहूँगी कि जितना लोग समझ पाएँ इस चीज़ को।
छोटी सोच रख बिल्कुल कर के समझ गई कहाँ इस हद चले तक। जाएँगे, क्या लेकर चले जाएँगे इस दुनिया से या धरती से। थोड़ी-सी क्षणिक खुशी के लिए कि भई ये कुर्सी मिल जाएगी या हमारी सत्ता हो जाएगी, आज तक ना किसी की सत्ता रही है, ना आगे रहेगी। और जो करने वाला है, वो कर वो वही करता है जो होना होता है। तो ना कोई बिल्कुल, ज़्यादा गलत है। ये अपना निर्णय कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा भी अगर वो ऊँचा उठकर सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा क्योंकि हर व्यक्ति, हर सोल उस परमात्मा से जुड़ी हुई है और उसे वो ये चीज़ें सोच सकती है। लेकिन वही है कि जब ग्रुप में लोग होते हैं, तो ये छोटे-छोटे तरीके अपनाते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो कि गलत हैं, जो नहीं करने चाहिए। तो जी। गुप्ता जी आप हमें ये बताइए कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश 2 तरह का देना चाहते हैं, एक उन सामाजिक लोगों को जी, कि जिन्हें वास्तविक रूप से समाज की सेवा करना चाहिए। आज भारत में करोड़ों एनजीओ हैं, आपने देखा होगा कि जी, लाखों की संख्या में एनजीओ हैं, जी, परंतु यदि इतने एनजीओ हैं जो समाज सेवा का संकल्प लिए हैं, तो शायद भारत में कोई परेशान भी नहीं होना चाहिए। जी। तो मेरा निवेदन उन एनजीओ से भी है कि वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर हुँ, हुँ। समाज की सेवा में लगें, जी, जिससे कि उनका उद्देश्य पूरा हो और उन्हें उसका लाभ मिल सके। जी, बिल्कुल, इस बिल्कुल सही बात देना कह रहे चाहूँगा हैं। साहित्यिक जगत को भी जी, कि आप सिर्फ़ नाम के पीछे मत दौड़िए, जी, क्योंकि नाम वाले लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे सुनने के लिए। जी, जी। आप उन्हें सुनिए, मैं विश्व के सभी देशों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी के नाम पे आप नाम वालों को मत जाइए। हाँ, हाँ, आप हाँ। उन्हें आमंत्रित करिए जिनकी रचनाएँ समाज को कुछ देना चाहती हैं, जी, जी। जिनकी र समाज को कुछ संदेश देना चाहती हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हुँ, ऐसे लोगों को आप लोग भी आगे बढ़ाइए, जी, उन्हें आमंत्रित करिए, उन्हें मंच दीजिए, जी, जिससे कि वो प्रतिभाएँ जी। समाज को भी कुछ दे सकें और हुँ, उनका भी भला हो सके। बिल्कुल सही कहा। मेरा तो यही निवेदन है, क्योंकि जो नाम वाले लोग हैं, उनका आप यूट्यूब पर सर्च करके उनको सुन सकते हैं। जी, उनके वही रचनाएँ रहेंगी जो यूट्यूब पे होंगी और वही रचनाएँ उनकी मंच पर भी होंगी। तो जी, वो सेम होगा, वहाँ पे कोई रचना नहीं होती है नई। जी, लेकिन जी। आपको यदि कोई छोटे व्यक्ति रो अच्छे से आप रचनाकार को बुलाएँगे, हुँ, तो वो हुँ। शायद आपके उस निमंत्रण से खुश होकर कोई नई रचना लिख कर ले जाएगा सही बात है, सही बात आपके है। लिए। तो तो मेरा निवेदन यही है साहित्य के क्षेत्र में भी और सुनने वालों से भी जी, और हम सभी अपनों से भी। जी। तो गोविंद जी अब हमारे प्रोग्राम का जो है समापन हो रहा है, तो जाते-जाते हम आपके मुख से एक बहुत ही सुंदर सी आपकी स्वरचित कविता एक सुनना सुंदर चाहेंगे, गीत रचना हो करना चाहे चाहेंगे। आपका। जी, जी, बताइए। बिल्कुल, हुँ, और वो रचना जहाँ से हम शुरू हुए हम वहीं पर समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि भगवान राम के मंदिर से हम लोग शुरू हुए थे। जी, तो भगवान राम पे मैंने बहुत सी रचनाएँ लिखी हुई हैं, लगभग 1000 से अधिक रचनाएँ लिखी हैं जिनकी कई पुस्तकों में भी वो छप चुकी हैं। जी। और लेकिन जो अभी मैंने रचना लिखी है मंदिर बनते हुए, हुँ, हुँ, हुँ। वो रचना थी शिलान्यास की और इसमें बनते हुए मैंने इसी मंदिर बनता भव्य देख कर हर्षित हर नर नारी है। आज अयोध्या धाम की देखो महिमा जग में न्यारी है, महिमा जग में न्यारी है। कल कल बहती सरयू कहती राम नाम है बड़ा महान। राम की महिमा जग ने जानी मिला जगत में है सम्मान। राम नाम में महिमा है यह महिमा कितनी न्यारी है। राम नाम की महिमा है यह महिमा कितनी न्यारी है। मंदिर बनता भव्य देख कर हर्षित हर नर नारी है। बाल रूप में मोह रहे हैं छवि कितनी कितनी प्यारी। मंदिर में स्थापित होगी छवि सबकी न्यारी न्यारी। मंदिर में दर्शन सबको अब देने की तैयारी है। मंदिर बनता भव्य देख कर गर्वित हर नर नारी है। आज अयोध्या रंगी हुई है भगवा रंग के रंगों में। गीत गूंजते स्वर में देखो गाते लोग तरंगों में। घाट घाट पर राम की महिमा गाने की अब बारी है। मंदिर बनता भव्य देख कर हर्षित हर नर नारी है। राम नाम
से गूंज रहा है आज अयोध्या धाम, आने वाले बाल रूप में अपने प्रभु श्री राम। जन जन में उत्साह है छाया, खुशी बहुत ही भारी है, मंदिर बनता भव्य देख कर हर्षित हर नर नारी है, हर्षित हर नर नारी है। बहुत सुंदर गोविंद जी। आपने तो पूरे रामचरितमानस का जो सार है वो पूरा कह दिया इसमें। और बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गीत भी बहुत सुरीला गाते हैं। भगवान राम पे बहुत सी रचनाएं लिखी हैं और सब धीरे धीरे लिखने का मन करता है, क्योंकि भगवान राम पे आप कुछ भी लिखिए, कितना भी लिखिए, कम जी, पड़ जाता है। बिल्कुल, वो तो है, वो तो है। जी, गोविंद जी, अ, तो अब हम अपने कार्य का समापन करते हैं और आपसे मिलकर बातचीत करके कुछ बातों पे हमने इतना गहन चर्चा की है कि जो बहुत ज़रूरत है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। तो हमने वो मुद्दे भी उठाए और आपकी कविताएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं ही। हम फेसबुक में आए दिन देखते रहते हैं और आपके जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए जो कार्य कर रहे हैं, भगवान ने आपको इसी निमित्त से यहाँ पर भेजा है, धरती पर भेजा है, तो आप अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत बहुत आभार, आपने आमंत्रित किया और मैं अपनी बात को समाज के सामने रख पाया। जी, और कहते हैं कि समाज के सामने रखने के लिए किसी न किसी मंच की आवश्यकता होती है। तो आप जैसे ही बहुत से ऐसे मंच हैं, तो इन आवाज को आगे बढ़ाने में सही, जी, और मैं अपनी इसी तरह से स्पष्ट रूप में रखने का आदी हूँ और रखता रहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इसी के बहुत साथ अच्छी बात आपको भी है, बड़ा प्रणाम है। अच्छा लगा ये जान करके कि अपनी बातों को स्पष्टता से रखना चाहिए हमें। और तभी समाज का उद्धार हो पाएगा और कुरीतियाँ खत्म हो पाएँगी। तो हम आज्ञा लेना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। मैं भी आगे बढ़ना रात्रि। चाहूँगा। ये फ़ोन इसीलिए आ रहा है कि आगे आने वाला कार्यक्रम जी, जी, जी। शुभ संचालित रात्रि। करना है। जी, धन्यवाद। ठीक है। प्रणाम। जी।